Okay ji, look at question number 1. Question number 1, cell theory shows that the process of condensation and hydrolysis is dash process. आपने सेल थ्योरी में देखा होगा, सेल थ्योरी में लिखा है मेटाबॉलिज्म अकर्स इनसाइड द सेल, तो इनसाइड द सेल मेटाबॉलिज्म होती है। अब इसमें दो ऑप्शन जो है वो सेम है, एक है इंट्रासेलुलर, एक इंटरसेलुलर। ऑप्शन सी है टिश्यू स्पेस। विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? मेटाबॉलिज्म चूंकि इनसाइड द सेल होती है तो इंटरसेलुलर, ठीक है। इंट्रासेलुलर इनसाइड द सेल, जो इनसाइड होता है उसको इंट्रा कहते हैं, जो इन बिटवीन होता है उसको क्या कहते हैं? उसको इंटर कहते हैं। तो यहाँ पे इंट्रासेलुलर ऑप्शन ए जो है ये आपके पास क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप विच यूज नेचुरल लाइट एज अ सोर्स ऑफ लाइट। शाबाश। चैप्टर फर्स्ट में कुछ चीजें ऐसी है जिसको रट्टा करना है, चैप्टर फर्स्ट में कुछ चीज ऐसी है जिसको आपने रट्टा करना है। मुझे बताएं कौन सा माइक्रोस्कोप नेचुरल लाइट को एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज करता है? शाबाश। कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, ये SEM एंड TEM, ये क्या करते हैं? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ लाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जरा गौर से देखें, ठीक है, इसमें गौर से देखिए जरा। आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ अ नेगेटिव चार्ज DNA, isolation and separation of a negative charge DNA from a homogeneous mixture, use a technique called। बताएं मुझे कौन सा ठीक है? शाबाश। सोच के बताएं, क्वेश्चन को समझ लें, मेरी तरफ गौर से देखें, मेरी तरफ गौर से देखें और आप इसको जरा क्लियर करें इन चीजों को। दो तीन चीजें यहां इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सपोज मेरे पास एक मिक्सचर है, अब इस मिक्सचर में मुझे बताएं सिर्फ DNA होगा या और भी बहुत सारी चीजें हैं। देखें, आप अगर एक टिश्यू को उठा के ग्राइंड करते हैं, होमोजेनाइज करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें मौजूद होंगी, जिसमें से एक क्या है? DNA। इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है नेगेटिव चार्ज, ताकि आप इस पे मजबूर हो जाएं कि चार्ज पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है कि नहीं? और अब आप ये सोच रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोफोरेसिस है। अदरवाइज, हाँ इधर देखें, अगर आप DNA फ्रॉम DNA, ये मैं बार बार बता चुका हूं, अगर DNA फ्रॉम DNA सेपरेट कर रहे हैं तो देखें इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी। अब ये चार्ज पार्टिकल इसको सेपरेट करना, इसके लिए होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। बट अगर आप इसी चार्ज पार्टिकल को मिक्सचर से सेपरेट कर रहे हैं तो मुझे बताएं ये डेंसिटी के बेस पे होगा कि नहीं? तो जब डेंसिटी के बेस पे होता है, करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लियर हो गई ये बात? इसको आपने क्लियर करना है। इधर देखिए मेरी तरफ, दो चीजें क्लियर कर लें। अगर चार्ज पार्टिकल दोनों साइड पे चार्जेस हैं, अगर दोनों पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है, फिर आपने क्या करना है? फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा। और अगर कोई ऐसा पार्टिकल है जिसकी वजह से आप इसको डेंसिटी के बेस पे सेपरेट कर रहे हैं, फिर क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगेशन। मैं एक और क्वेश्चन लिखने वाला हूं, देखें, ये मैं अभी बता चुका हूं क्लास में, मीजल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट, याद है कि नहीं? किस चीज के लिए हुआ था? सेमी कंजर्वेटिव के लिए। क्या मतलब सेमी कंजर्वेटिव के लिए? हाँ, मॉडल की कंफर्मेशन के लिए, कि तीनों मॉडल्स में से कौन सा मॉडल जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेबल है। अब इसने भी तो DNA को सेपरेट किया था कि नहीं? मेरी तरफ गौर से देखें जरा, इसने यूज किया एक DNA विच कंटेन नाइट्रोजन 14, दूसरा DNA यूज किया विच कंटेन नाइट्रोजन 15। मुझे ये बताएं, ये इन दोनों को सेपरेट करना चार्ज के बेस पे है या ये डेंसिटी के बेस पे? तो अगर डेंसिटी के बेस पे होगा तो सेंट्रीफ्यूगेशन। तो DNA को DNA से सेपरेट करना ये भी हो सकता है सेंट्रीफ्यूगेशन पे, बट शर्त ये है कि उसमें बेस क्या हो? डेंसिटी हो। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन टिश्यू कल्चर से है, गौर करें जरा। इफ द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन
is increased from 90% to 100%. In the presence of 100% cytokinin, which of the following formation will occur from callus? क्या होगा? कैलस होगा। क्यों कैलस होगा भाई? क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा है फ्रॉम कैलस। क्वेश्चन तो पूरा क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है? फ्रॉम कैलस। वो कैलस तो ऑलरेडी बना हुआ है, कैलस ऑलरेडी बना हुआ है। इंजेक्शंस लग रहे हैं एक एक, तैयार रहे आप लोग, ठीक है? ऐसे ना हो वो इंजेक्शन है जो बच्चे को लेके जाते हैं राजा वही ममदल आलम, वो जब उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं ना, वहाँ पर इंजेक्शंस लगते हैं, फिर वो हैरान हो जाता है, दाखोडे रजीबा ममू। आपके साथ ऐसे हुआ है? कभी ऐसे हुआ है कि घर से लेके गए हैं और कह रहे राजा बस बाजार तो जुओ सीजुना लुओ बॉल ओखलुओ जिनको तो वही गुड़े दलालम, गुड़े होता वही क्या गुड़िया होता है, वो होता है कि होती है? अच्छा गुड़िया होती है। मैं एक मरतबा मदरसे नहीं जा रहा था ना, तो मेरे साथ बहुत अजीब सा वाक़या हुआ था। मैं अक्सर जब मेरे फादर जाते थे कहीं बाहर, तो बस मैं उनके साथ चला जाता था, हर वक्त मैं जाता था उनके साथ, बहुत छोटा सा था मैं। तो एक मरतबा मुझे कहा आओ जाते हैं बाहर, और जैसे ही मैं गया रक्शे में बैठ गया और मदरसे के गेट में मुझे उतार दिया। तो उस दिन बड़ा मज़ा आया था। और फिर कारी साहब के पास एक रबड़ हुआ करता था, रबड़, वो इससे ऐसे पिटाई करते थे ना कि ये एमसीक्यूज भूल जाते थे बंदे से। अच्छा जी, बात हो रही है ऑक्सीन और साइटोकाइनिन की। पहले आपने 2 पॉइंट्स याद करने हैं, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। मेरी तरफ गौर से देखें, लिखना छोड़ दे 1 मिनट के लिए। मैं कह रहा हूं ऑक्सीन अगर अकेला है तो ये ऑक्सीन रूट्स ऑफ फॉर्मेशन को क्या करेगा? इनहेबिट करेगा। ऑक्सीन रूट फॉर्मेशन को इनहेबिट करेगा। और अगर ये ऑक्सीन आ जाए साइटोकाइनिन के साथ तो फिर रूट की क्या होगी? फॉर्मेशन। अब शर्त क्या है? टिश्यू कल्चर में आपने ये सीखना है। इधर देखें, मैं लिख रहा हूं ऑक्सीन इज इक्वल टू साइटोकाइनिन। ये क्वांटिटी के लिए मैंने लिखा है कि ऑक्सीन और साइटोकाइनिन की क्वांटिटी क्या है? बैलेंस है। जरा आप मेरी तरफ देखें, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं एक मीडियम में ये ऑक्सीन और साइटोकाइनिन डाल रहा हूं बैलेंस कंसंट्रेशन में, इस मीडियम में अगर मैं एक्सप्लांट की इनोकुलेशन करूं, जानते हैं ना, ये एक्सप्लांट अगर इस मीडियम में डाल दूं तो सबसे पहले यहां पे बनेगा कैलस। बट अब क्वेश्चन में मेंशन है कि कैलस तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसी सेम मीडियम में अगर मैं कैलस डाल दूं तो फिर इस मीडियम को पहले चेंज करना होगा। कैसे? ऑक्सीन को लो करना है और साइटोकाइनिन को हाई। लो ऑक्सीन हाई साइटोकाइनिन, इसमें जब कैलस आएगा तो पहले शूट बनेगा। क्या बनेगा? और फिर अगर मैं फर्दर ऑक्सीन, अब क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है ऑक्सीन इज 90%, साइटोकाइनिन इज 100%, फर्दर एडिशन ऑफ 10% ऑक्सीन, फिर से दोनों इक्वल हुए कि नहीं? तो अब इस शूट से बन जाएंगे क्या? रूट। तो आपने 2 बातें बैलेंस कंसंट्रेशन के लिए याद करनी है। बैलेंस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन प्रोमोट, पहले होगा कैलस एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैलस फिर क्या होगा? रूट। 2016 में एक क्वेश्चन आया था कि बैलेंस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन प्रोड्यूस व्हाट, तो उसमें कैलस करेक्ट था, क्योंकि उसमें मेंशन ही नहीं है कि कैलस बना है या नहीं। ठीक शो का सही शो? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, इन टिश्यू कल्चर apparatus हीमासाइटोमीटर इज, क्या है ये? सेल काउंटर है ये जी, सेल काउंटर। बुक में क्लियर कट लिखा हुआ है, याद कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 6, पेपर क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ ऑप्शन ए पिगमेंट्स, ऑप्शन बी एमाइनो एसिड, ऑप्शन सी डीएनए, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन ई ऑल ऑफ दीज। व्हिच वन इज करेक्ट? आपने पेपर और कॉलम में 2 बातें याद करनी है। पेपर और कॉलम में आपने क्या याद करना है? देखें, इसको ऐसे डिवाइड करें, लिखें पेपर क्रोमेटोग्राफी और दूसरे साइड पे लिख लें कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसके नीचे लिखे स्मॉल मॉलिक्यूल्स और इसके नीचे लिखे लार्ज। अब क्वेश्चन में देख लें, डीएनए मेंशन है ना, डीएनए तो एक लार्ज मॉलिक्यूल है और बाकी के 2 जो है वो क्या है? इसलिए ऑप्शन डी में आपके पास है ए एंड बी।
क्लियर हो गई ये बात? शाबाश। मैं बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन से ज्यादा फोकस बाकी के पॉइंट्स पे करें जी। दो तरह की क्रोमेटोग्राफी है, पेपर और कॉलम। पेपर क्रोमेटोग्राफी से हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स को आपस में सेपरेट कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, इधर 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 गौर से देखें, एक चीज याद आ रही है। स्मॉल मॉलिक्यूल, चले एक स्मॉल डीएनए है, बहुत ज्यादा स्मॉल है। ये पेपर और कॉलम, इसको तो हम स्मॉल और लार्ज के उस पे करते हैं ना। मुझे ये बताएं, ये डीएनए बहुत ज्यादा स्मॉल है और मैं आपको कह रहा हूं सपोज दिस डीएनए कैन बी सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो मुझे इस डीएनए को पेपर क्रोमेटोग्राफी पे सेपरेट करने के लिए इससे पहले कौन सी टेक्निक करनी होगी? नहीं, क्वेश्चन की समझ आपको नहीं आई। मेरी बात गौर से सुने। मेरे पास एक डीएनए है, हम तो डीएनए को कॉलम क्रोमेटोग्राफी से करते हैं ना। मैं आपको बता रहा हूं, सपोज करें कि मैं आपको इजाजत दे रहा हूं कि डीएनए की सेपरेशन हो सकती है पेपर पे, इजाजत मिल गई है आपको। मुझे ये डीएनए पेपर क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट करना है, इससे पहले एक टेक्निक करनी है। नहीं, सेंट्रिफ्यूगेशन तो हो चुकी है क्योंकि डीएनए तो मेरे पास छोटे छोटे हैं। नहीं, माइक्रो डाइसेक्शन भी नहीं कर सकते। यार ये आप लोग क्या कर रहे हैं, नालायको? कोई भी नहीं करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, ये लोग डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर। वाह, मुझे ये बताएं। वाह, वेरी गुड, शाबाश। किसने तुक्का लगाया है? हाँ ये ठीक है, स्टेनिंग। यार पेपर क्रोमेटोग्राफी या क्रोमेटोग्राफी कलर्ड से होता है ना, तो कलर्ड, इसको पहले आप कलर्ड मॉलिक्यूल तो बनाए ना, तो कलर्ड कैसे बनाएंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ स्टेनिंग। तुक्का लग जाता है कभी कभी। खैर, अच्छा, कलर का सोचा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आ जाए। ह्यूमन आईज कैन मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट अप टू, हाँ कौन सा ठीक है? 1 मिलीमीटर। क्यों? अच्छा, ये 1 मिलीमीटर को देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये इसकी रिजॉल्विंग पावर है। याद कर ले कि ह्यूमन आईज की मैग्निफिकेशन पावर नहीं होती। नन ऑफ दिस इज करेक्ट ऑप्शन। The main component of plant cell wall is cellulose, which is synthesized by rough endoplasmic, smooth endoplasmic, or Golgi bodies or chloroplast। ये आखिर में क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्या ख्याल है? सोच लें जरा। चलें इधर देखें, मेरी तरफ गौर से देखें। ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट है। मुझे बताएं, क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन होता है या डार्क? जल्दी बताएं। दोनों होते हैं। ये डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट ग्लूकोज नहीं है, तो ग्लूकोज कंबाइन होकर सेलुलोज नहीं बनाएगा, तो क्लोरोप्लास्ट क्यों ठीक नहीं है? सिंपल सी बात बता रहा हूं, सिंपल सी। ये देखिए डार्क रिएक्शन हो रहा है। डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है? 2 डार्क रिएक्शन से ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज ही कंबाइन होकर सेलुलोज बनाएंगे। Then why chloroplast is not a correct option? इधर मेरी बात गौर से सुने। ये ग्लूकोज क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो कंबाइन नहीं होते, ये ग्लूकोज जाएंगे गोल्जी अपरेटस के पास और इस गोल्जी अपरेटस से फिर निकलेगा पॉलीसेकेराइड। सो करेक्ट ऑप्शन इज गोल्जी अपरेटस। डार्क ये क्लोरोप्लास्ट नहीं हो सकता, ठीक है? करेक्ट ऑप्शन इज गोल्जी अपरेटस। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज प्रोपोज्ड बाय, ठीक है, सिंगर एंड निकलसन। ये इसलिए दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपने याद करने होते हैं, कुछ बातें याद करने की होती है। प्रोटोप्लास्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, विच ऑप्शन इज करेक्ट? सेल वॉल प्लस न्यूक्लियस? नो, सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म। मैं आपको आसान सा तरीका बता रहा हूं, मुझे बताएं क्या प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल आना चाहिए? तो बाकी के तीनों ऑप्शन में सेल वॉल मेंशन है, तो तीनों सेल वॉल की वजह से क्या है? गलत है। एक ही रह गया है जिसमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, इससे बन जाएगा क्लोरोप्लास्ट। अब मुझे एक और बात बताएं, ये क्वेश्चंस जो आपके सामने है ना, ये बस सिर्फ क्वेश्चंस हैं। असल काम ये है, ये जो मैं करा रहा हूं, असल चीजें इसमें है। मेरी तरफ गौर से देखें। एक लिख रहा हूं न्यूक्लियस, दूसरा लिख रहा हूं साइटोप्लाज्म,
और तीसरा लिख रहा हूं सेल मेम्ब्रेन। बट इस साइटोप्लाज्म में इस वक्त नो प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स नहीं है। तो these three things combine and form what? Animal cell. But if there is plastid, अगर ये प्लास्टिड्स इसमें हुए तो फिर ये क्या होगा? देखिए प्रोटोप्लास्ट, प्लास्ट का वर्ड यूज होगा तो प्लास्टिड कंटेनिंग के लिए होगा, तो प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। पिक अप द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शाबाश। डिटॉक्सिफिकेशन भी होती है, सर्कुलेशन भी हो रही है, सिंथेसिस भी। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल, वेस्ट सब्सटेंसेस, और दूसरा क्या है? सर्कुलेशन। अच्छा, सर्कुलेशन विद इन सेल, ये याद रखें, सर्कुलेशन विद इन सेल जो होती है ये होगा। और ऑप्शन सी में सिंथेसिस, तो लिपिड की सिंथेसिस होती है ना, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नंबर 12, हीमोग्लोबिन इज सिंथेसाइज इन, रट्टा है, रट्टा है, याद किया है कि नहीं? क्यूरी में लिखा है फ्री राइबोसोम इज करेक्ट ऑप्शन। द ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज सिमिलर एज दैट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मुझे ये बताएं कि कौन सी चीज हमें ये बताएगा, कौन सी ऑर्गेनेली या कौन सा स्ट्रक्चर के क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ गुड, 70s राइबोसोम। क्वेश्चन की तरफ गौर से देखें। बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन अ राइबोसोम ऑफ 30, 50 या 70? शाबाश। विच वन इज करेक्ट? 70 ठीक है ना? हाँ, हो रे डॉक्टर रशी, कौन सा ठीक है? देखो कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक है, देखो शाबाश। यार बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो नन ऑफ दीज ना, नन ऑफ दीज इज करेक्ट ऑप्शन। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, जाग जाएं। 15, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिच इन ऑक्सीडेटिव एंजाइम, कोएंजाइम, इनऑर्गेनिक सॉल्ट और ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। शाबाश। और ये बुक में ये इसी तरह ये सेंटेंस लिखा है, याद कर ले। 70 to 75% सेंटेंसेस आएंगे पेपर में, यही होता आ रहा है। 2014-15 देख लें, सेंटेंसेस ही आ रहे हैं। बुक के सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करें। बायोलॉजी के बी से लेकर साया खुदाए जुल जलाल, पूरा A to Z आपने पढ़ना होगा। खैर है, मैं आपको वो दे देता हूँ रिलैक्सेशन, कौमी तरह ना छोड़ दें, वो वैसे भी आपको याद है ना, उसमें कंसेप्ट का बायोलॉजी वाला पहला पेज भी छोड़ दें। खैर चले जी, क्वेश्चन नंबर 16, द टाइप ऑफ प्लास्टिड विच हेल्प इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड। हाँ, इसके लिए चूंकि पेटल्स होते हैं तो पेटल्स कंटेन क्रोमोप्लास्ट। अब जरा गौर से आगे देखते जाएं, कुछ क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी है। द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस वेयर, अच्छा मेरी बात सुने, इन एमसीक्यूज, इस एमसीक्यूज की क्लास का फायदा उसको होगा जो इसके बाद जाके टेक्स्ट बुक को रीड करें। मैंने वो चीज़ें उठाई हैं जिसमें कहीं पे ट्रिक है, जिसमें कहीं पे कंसेप्ट है, तो आप ये मत समझे कि इससे आपका बस पूरा कोर्स कवर हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। कुछ पॉइंट्स है जो क्लियर होंगे, जिसकी तरफ आपका माइंड नहीं जाता वहां आपको लेके जा रहा हूं। बाकी बुक आपने खुद रीड करनी है, इसके साथ मेहनत करनी है, मेहनत। डॉक्टर बनना है ना, बनना है कि नहीं? शाबाश। अच्छा, द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस वेयर आरएनए एंड राइबोसोमल डीएनए इज लोकेटेड, सेंट्रल। याद करने का तरीका याद है ना? हाँ चले, जिनको नहीं पता वो देख लें। इसको ऐसे याद करें, P फॉर पेरिफेरल एंड P फॉर प्रीकर्सर। तो जो पेरिफेरल रीजन है उसमें प्रीकर्सर्स होते हैं। डू यू नो प्रीकर्सर? इनएक्टिव फॉर्म। प्रीकर्सर जो है वो इनएक्टिव फॉर्म। तो प्रीकर्सर जो है ये पेरिफेरल रीजन में होते हैं, और सेंट्रल रीजन जो है इसमें आरएनए एंड राइबोसोमल डीएनए होगा। नंबर 12 की तरफ अब देखें और इसको सॉल्व करना है, क्योंकि कुछ लोगों ने आज ही ये टॉपिक पढ़ा है। द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स फाउंड इन अ सेल बिफोर द इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन। अभी सेल डिवीजन शुरू नहीं हुई, आपको याद होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये डबल होते हैं। मेरी बात गौर से सुने, खामोशी से। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन सेंट्रियोल डबल होते हैं। क्वेश्चन में लिखा है बिफोर इनिशिएशन, तो इट मींस ये नॉर्मल है, इसमें डबल नहीं है। तो दो आपके पास सेंट्रियोल होंगे, और क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल फाउंड इन सेल, एक सेल में। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 18 इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि एक
सेंट्रियोल में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे तो 2 में 18 हो जाएंगे। और एक्सप्लेन करूं या काफ़ी है? ज़रूरत तो नहीं है। 19 लाइसोसोम इज एबंडेंट इन ट्रांसफरेजेस होंगे इसमें, हाइड्रोलेजेस होंगे, लाइगेज या लाइपेज? हाइड्रोलेज होंगे इसमें, क्योंकि हाइड्रोलेज जो है हमारे पास ये ब्रेक डाउन करा रहे हैं। हाइड्रोलेज जो है ये ब्रेक डाउन करा रहे हैं। थोड़ा सा उधर हो जाए, जगह दे दी इसको। हाइड्रोलेज एंजाइम ये ब्रेक डाउन। अब याद रखिए कि फिर लाइसोसोम कौन से सेल में एबंडेंट होगा, आपने इस सीक्वेंस से इसको याद करना है। शाबाश। व्हाइट ब्लड सेल्स जनरली आप लिख सकते हैं। मेरी बात गौर से सुने, इधर देखें, पहले आप लिख लें हाइड्रोलेसिस। दीज हाइड्रोलेसिस आर फाउंड इन, हाइड्रोलेसिस आर फाउंड इन लाइसोसोम। देखें बहुत सारे एंजाइम्स, इधर देखें मेरी तरफ, छोड़ दे लिखना, यहां बहुत सारे एंजाइम्स हैं। उन बहुत सारे एंजाइम्स में से हाइड्रोलेसिस लाइसोसोम के अंदर एबंडेंट है। अब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं और ये लाइसोसोम एबंडेंट होंगे कौन से सेल में? WBCs में। स्पेशली वो WBCs जो इनगल्फिंग फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं, इसमें ये एबंडेंट होंगे। क्लियर हो गई ये बात? शाबाश। तो हाइड्रोलेसिस ये करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 20 का आपने आंसर नहीं देना, जिससे मैं पूछूं उसने आंसर देना होगा, ठीक है? पहले गौर से क्वेश्चन देख लें। ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 इज कॉज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ डैश इन ब्लड। विच वन इज करेक्ट? कौन सा ठीक है? चुप, मैंने क्या कहा, मत दे आंसर, थोड़ा सा देखने दे कौन कौन जाग रहा है कौन सो रहा है। कौन सा ठीक है? हाँ, नन। बुक में तो क्लियर कट लिखा है ना, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 ड्यू टू द एक्सेस ऑफ ग्लाइकोजन इन। कौन सा ठीक है? हाँ, ग्लाइकोजन तो है, पर ये लिखा है ब्लड में, और ग्लाइकोजन होता है लिवर में। ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 इज अ डिजीज ऑफ लिवर। यहां पे मेंशन क्या है? नन ऑफ दीज इज करेक्ट ऑप्शन। शाबाश, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, पर थोड़े से नालायक हैं। हाँ, लिवर में ब्लड होता है, बिल्कुल होता है, बट ब्लड में ग्लाइकोजन नहीं होता। लिवर में तो ब्लड होता है, बट ब्लड में, लिवर में मुझे ये बताएं, ब्लड में लिवर होता है यार? आपको मैं खैर है, कुछ डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ फिर नर्स बन जाते हैं, फिक्र ना करें। मेरी बात गौर से सुने, ताने चाहता पूछ करो चपशा आगा दाग ऑनलाइन खलक ना जगी बस हुई चाहिए से कहीं। मेरी बात गौर से सुने, गौर से सुने मेरी बात। मुझे बताए विच वन इज डिफ्यूजिबल इन ब्लड, ग्लाइकोजन और ग्लूकोज? तो ठीक है, लिवर में ब्लड होता है, बट उस ब्लड में फिर ग्लूकोज होगा, ग्लाइकोजन नहीं होगा। इसलिए करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज है आपके पास। वो किस तरह कहते हैं, हमारे एक दोस्त है, वो कहते हैं अनसीन एमसीक्यूज है। कौन से एमसीक्यूज है? ये देखे हैं कई एमसीक्यूज? हो ही नहीं सकता। कल 2 बजे मैं इसकी वजह से सोया हूँ, हो ही नहीं सकता। आपने देखी हो, ये मेहनत है, पसीने की मेहनत तो इसको नहीं कह सकते, क्योंकि एसी लगा होता है तो फिर पसीना नहीं आता। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 21, द वन विच डू नॉट कंटेन एनी सेंट्रियोल। शाबाश, हायर प्लांट, हायर प्लांट। In the process of metabolism, a dehydration reaction is dehydration को क्या कहते हैं? Condensation and anabolism. Both A and C is correct option। जो आसान है उसकी तरफ ऐसे आते जाएं, आगे फिर एक दचका लगने वाला है, गौर करें। राइबुलोज इज अ पेंटोज विद डैश। राइबुलोज कीटोनिक है ना, इसका राइबोज जो है वो क्या है? अल्डिहाइड है। और इस पे एक और ट्रिक बताया था मैंने, वो याद है आपको? जिसको याद है वो खामोश हो जाए, औरों को गलत करते हैं, मजा आता है इसमें। इधर मेरी तरफ देखें, आपके पास डार्क रिएक्शन में होता है RUBP, होता है कि नहीं? राइबुलोज बाइफॉस्फेट। अब इसमें वर्ड यूज हुआ है राइबुलोज। क्या यूज हुआ है? राइबुलोज। इसके लिए एंजाइम में लिख रहा हूं रूबिस्को। बताए रूबिस्को एक्ट एज ऑक्सीजनेज और कार्बोक्सिलेज? बोथ ऑफ दिस। डार्क रिएक्शन में एक्ट एज कार्बोक्सिलेज, फोटो रिस्पायरेशन में एक्ट एज
ऑक्सीजनेज। अब ये देखें राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, तो वर्ड राइबुलोज हुआ है ना। तो मुझे ये बताएं कि ये रूबिस्को अल्डिहाइड है या कीटोन? ये क्या होगा? ये क्यों राइबुलोज यूज हुआ है तो राइबुलोज कीटोन नहीं होता? होता है, बट यहां रूबिस्को एंजाइम है। रूबिस्को क्या है? इसलिए हर चमकती हुई चीज पर खैर है, जमीन पे मिले तो उठा लिया करे, हो सकता है सोना हो, फिर पछताएंगे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन गौर से देखें। इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी कितना? अब मेरी बात सुने, आज आप लोग ये दिमाग खोल ले अपना। बुक में लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, वो होता है -80। मैंने क्या लिखा है? असल में ईटा के लिए जागने की जरूरत है, तो इन द प्रेजेंस ये सिर्फ 100 ही होगा। हाँ वो मिस प्रिंट हुआ था, वो यार ठीक हो गया, शाबाश, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बार बार मैंने दिया हुआ है। कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल वर हाइड्रोलाइज एंड द प्रोडक्ट इज फाउंड टू बी C6H12O6। कार्बोहाइड्रेट इज करेक्ट ऑप्शन, कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 26 में सल्फर एमाइनो एसिड कौन सा है? सिस्टीन। सिस्टीन इज अ सल्फर एमाइनो एसिड। 27 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कांस्टेंट इन ऑल एमाइनो एसिड एक्सेप्ट आर ग्रुप। देखिए दो बातें आपने याद करनी है, डिफरेंस इन बिटवीन एमाइनो एसिड्स इज बिकॉज ऑफ R group and difference in between proteins because of sequence and number of amino acid। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गौर से देखें, आराम से खैर है। Which one is present in same percent composition in both bacterial and mammalian cell? एंजाइम एंड हार्मोन दोनों 2% होते हैं। Waxes contain dash number of long chain fatty acid। सोचे वैक्सिस कंटेन डैश नंबर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। यार 1 फैटी एसिड होता है ना, बुक में देखें लिखा है लॉन्ग चेन फैटी एसिड विद लॉन्ग चेन अल्कोहल, तो एक ही फैटी एसिड है। और उस अल्कोहल पे 216 में क्वेश्चन आया था कि वैक्सिस आर लॉन्ग चेन फैटी एसिड विद डैश अल्कोहल, तो वो मोनोहाइड्रोक्सी, उसमें एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है कि नहीं? शाबाश, इसमें 1 करेक्ट ऑप्शन है। आज आपने जाके ये जितने क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इन सबको दोबारा देखना है इसको, ठीक है। और दूसरा काम ये करना है कि फिर बुक उठा के रीड करना है जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं। द क्लास ऑफ लिपिड विदाउट फैटी एसिड इज, जिसमें वैक्सिस में तो होता है, स्टीरॉयड और टर्पिनॉइड में नहीं होता, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पहले मैं दे चुका हूं, बट कोशिश करें ठीक करने की। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन स्पर्म सेल ऑफ पिजन। मेरी बात गौर से सुने, ये आप लोग का 30, आप लोग के लिए ये क्वेश्चन 3 मरतबा आ चुका है, फिर भी गलत कर रहे हैं। आया ना, पहले दिया था ये मैंने। इधर देखे मेरी तरफ, ये आप क्यों एक क्वेश्चन एक मरतबा इंसान गलती कर ले तो फिर उसको ठीक करने चाहिए। हाँ, नन इज करेक्ट ऑप्शन। नन क्यों ठीक है? इधर देखें, पिजन के टोटल क्रोमोसोम 80 होते हैं, तो आप समझते हैं कि इस वो देखें हेप्लाइड तो इसका 40 होगा ना, हेप्लाइड 40, और मैंने लिखा है पेयर्स, तो आप समझने लगे हैं कि 40 अगर इसका हेप्लाइड है तो ये 20 पेयर्स में होंगे। अगर ये 20 पेयर में तो फिर मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहाँ गई? फिर तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की जरूरत ही नहीं है। याद कर लें कि 2n से जब भी n बनता है ये सेग्रीगेशन होती है। आप इसमें अगर 80 है, इसमें 40 होंगे, इसको आप 40 पेयर्स कह सकते हैं, बट इसको 20 पेयर नहीं कह सकते क्योंकि ये सिंगलेट होंगे, ये 20 पेयर्स में नहीं होंगे। कल एक क्वेश्चन किसी ने और सेंड किया था मुझे, जरा ये भी देख लें। एक फायदा आप लोगों का ये हो रहा है कि मुझे जो क्वेश्चंस आते हैं और वो रिलेटेड हो तो मुझे याद आ जाते हैं। क्वेश्चन ये आया था कि यहां जो पेरेंटल है, पेरेंटल, इसके हेप्लाइड में, मैं बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं, अगर इसमें, इसी को लेते हैं, अगर इसमें 80 क्रोमोसोम्स हैं तो इसमें 40 पेयर्स हैं ना, 40 पेयर्स है कि नहीं? मेरे साथ साथ चलें। इस पेरेंटल में या चले इस सोमेटिक सेल में 80 क्रोमोसोम है तो वो 40 पेयर्स में है ना। पूछा ये गया है यहां तो फिर 40 नंबर्स होंगे ना,
और ये बताया है कि ये 40 से ग्रेटर है। वाई? नहीं आई समझ? सोमेटिक सेल में 80 क्रोमोसोम्स है, तो इसके हैप्लाइड में 40, सोमेटिक सेल में जो 80 क्रोमोसोम है वो 40 पेयर्स है ना, तो इसके हैप्लाइड में 40 नंबर्स होने चाहिए। ये 40 नंबर्स से ज्यादा है। वाई? सिंड्रोम होगा, नॉन डिसजंक्शन होगी। लाइक फॉर एग्जांपल यहां अगर आपके पास 23 होते हैं, अगर 23 है, यहां 46 है ना, तो इसके पेयर्स कितने हैं? 23, तो यहां नंबर्स 23 होंगे। ये तो 24 भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में देख लें, एक ज्यादा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। सो इफ द नंबर ऑफ chromosomes in haplide is greater than number of pairs in somatic cell, this is because of non-disjunction. The DNA of bacteria is, पहले इस सिंगल का मतलब समझे। सिंगल का मतलब तो समझते हैं, सिंगल का मतलब तो याद। बस मेरी तरफ देखें, इधर देखें, गौर से गौर, चुप। सिंगल का मतलब इधर है एक। क्या मतलब है? एक, वाहिद। ये सिंगल मतलब बैक्टीरिया का डीएनए इन नंबर्स कितने होंगे? एक होगा। और वो डीएनए का शेप क्या होगा? सर्कुलर। और ये याद रखिए कि डीएनए है तो जरूरी है कि क्या होगा? अब कुछ लोग इस सिंगल का मतलब ले लेते हैं सिंगल स्ट्रैंड, नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। डीएनए एक होगा, शेप सर्कुलर होगा और डबल स्ट्रैंड। ढूंढ ले इसमें कौन सा ऑप्शन है, बस ठीक है। द पार्ट ऑफ एंजाइम वेयर रिएक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड, शाबाश, एक्टिव साइट। और सबस्ट्रेट क्या होगा? ऑन विच एंजाइम एक्ट, द सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम एक्ट। आगे के क्वेश्चन पे जरा गौर करें। नॉन प्रोटीनियस पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, नॉन प्रोटीनियस पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। मेरी बात गौर से सुने, मैं क्या कह रहा हूं मेरी सुने। लिखा है नॉन प्रोटीनियस पार्ट, ये एपो और हालो खुद एंजाइम है। ये एपो और हालो खुद क्या है? हालो कंप्लीट एंजाइम है, एपो विदाउट कोफैक्टर है। क्वेश्चन में आपसे एंजाइम का नहीं पूछा, क्वेश्चन में आपसे पार्ट ऑफ एंजाइम पूछा है। सो द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। ऑर्गेनिक कोफैक्टर इज कॉल्ड डैश, कोएंजाइम इज करेक्ट ऑप्शन, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 36, अब इस पे जरा गौर करें। पिक द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म इन विच एंजाइम इज इन्वॉल्व। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स एंड एंजाइम एंड प्रोडक्ट अलग अलग। ये ऑप्शन ए ही ठीक है। एक काम करते हैं, इससे एक और बात निकाल रहे हैं, जरा आप ऑप्शन बी देखें। ईपी कॉम्प्लेक्स, ईएस कॉम्प्लेक्स एंड ईएस। उल्टा देखा ना। अब देखते हैं, कभी कभी बातों को उल्टा करके इसका फायदा लिया जा सकता है, ठीक है। जिस तरह इंग्लिश में आपने पंक्चुएशन देखा ना, इसका बहुत बड़ा पावर है, बहुत ज़्यादा पावर होता है इसका। कहीं आप इसको इधर उधर लगा लें, बात का मतलब जो है वो चेंज हो जाता है। सपोज करें मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी, इस वक्त ये दोनों क्या है? सबस्ट्रेट है, क्या है? और इससे बन रहा है ए बी, ये क्या है? प्रोडक्ट है ना। देखें, इस पे एंजाइम इन्वॉल्व होगा तो इसका ये स्टेप यहाँ जो होगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, उसको ईएस कॉम्प्लेक्स। फिर यहाँ एक और स्टेप होगा, उसको एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और ये आपके पास बन जाएगा प्रोडक्ट अलग और एंजाइम अलग। अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे कर दूं तो फिर तो ये एंजाइम एंड प्रोडक्ट अलग, और यहाँ ईपी कॉम्प्लेक्स, यहाँ ईएस कॉम्प्लेक्स और यहाँ ईएस। ये भी तो ठीक है। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, ये भी तो ठीक है। अब आपके ख्याल में कौन सा ठीक है? जो कह रहे हैं नहीं हो सकता वो रीजन बताएं मुझे, क्या होगा?
मुझे बताएं, एंजाइम जिस पे एक्ट करता है उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। क्या उसी सबस्ट्रेट को मैं प्रोडक्ट कह सकता हूँ? सोच लें यार, सबस्ट्रेट रिएक्टेंट होता है, क्या होता है? तो क्या उसी को मैं प्रोडक्ट कह सकता हूँ? तो याद रखें, ये जो आपका ऑप्शन बी है ना, ये गलत इसलिए है। ये ईपी, ये असल में बस सिंपल ये है कि डायरेक्शन रिएक्शन का ऐसे होता है, डायरेक्शन रिएक्शन का ऐसे नहीं होता। रिवर्सिबल तो हो जाता है, बट फिर आप इसको कंसिडर करेंगे क्या? फिर आपने इसको सबस्ट्रेट कहना है। एक और रीजन ले लेते हैं, इधर देखें, अगर मैं एमाइनो एसिड्स को कंबाइन करूं और यहां पे पेप्टाइड बन जाए, बनेगा ना? ये सबस्ट्रेट है और ये क्या है? प्रोडक्ट। ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी तो हो सकता है, क्योंकि स्टमक में इसी की ब्रेकडाउन से ये बनते हैं कि नहीं। तो अब मैं इसको प्रोडक्ट कहूंगा और इसको क्या कहूंगा? तो हमेशा के लिए डायरेक्शन सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में होगा। शाबाश। Which one do not belong to oxidoreductases? Mutase belong to isomerase enzyme. All of the following are coenzymes except, शाबाश। कुछ चीज़ें आपको सिर्फ याद दिलानी है, याद दिलानी है कि आप लोगों का फोकस बुक में किस पॉइंट्स पे रहे। एन एंजाइम विदाउट कोफैक्टर इज कॉल्ड, हाँ, अब एंजाइम के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये क्या होगा? एपो एंजाइम। बताएं, एपो एंजाइम तो रेट ऑफ रिएक्शन को ज्यादा तेज करेगा, है ना? क्यों? अच्छा, एपो एंजाइम तो बेचारा खुद नॉन फंक्शनल, तो वो एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। विच वन इज करेक्ट अबाउट एंजाइम? इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी या डिक्रीज? विच वन इज इनकरेक्ट? अच्छा देखिए, अक्सर ये आप जब स्टेटमेंट्स देखते हैं ना, उसमें करेक्ट और इनकरेक्ट में प्रॉब्लम आ जाता है। अब अगर ये लिखा होता कि विच वन इज करेक्ट, तो फिर डिक्रीज द रिएक्शन टिकता। विच वन इज इनकरेक्ट, तो अब क्या है? इंक्रीज। ये देखिए, एक आई एन से बात कहां से कहां पहुंच जाती है, ठीक है कि नहीं? तो इंक्रीज द, मैं आपको एक बात बताऊं, आई एन इनकरेक्ट, इनकरेक्ट इंक्रीज, क्या होगा? इनकरेक्ट इंक्रीज, और जो करेक्ट होगा वो क्या होगा? वो डिक्रीज करेगा। विच क्लास ऑफ एंजाइम विल बी यूज इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एमाइनो एसिड्स? शाबाश। कौन सा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एमाइनो एसिड में इन्वॉल्व है? हाँ, गुड, लाइज इज करेक्ट ऑप्शन। रीजन इज दैट, मैं बता चुका हूं, लाइज दो काम कर सकता है। इधर मेरी तरफ देखें, अक्सर आप लाइज और लाइगेज में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरूरी है। लाइज जो है ये रिमूवल करता है, लाइज जो है ये एडिशन करता है। लोग समझने लगते हैं कि लाइगेज और ये एडिशन वाला लाइज सेम है, हरगिज नहीं है। मैं आपको आसान सी बात बता रहा हूं, इधर देखें, ये एक सबस्ट्रेट है आपके पास, ये दो सबस्ट्रेट है, इन दोनों के दरमियान जब बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन है? लाइगेज। और एडिशन क्या होता है? एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, दूसरा बाहर से आ रहा है, तो ये इसमें ऐड हो रहा है ना। जब ऐड होगा तो इसको आपने क्या कहना है? लाइज वाला एडिशन है, और इसमें नेम के साथ आपने लगाना होगा सिंथेसिस। थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन कर लेता हूं एक एग्जांपल से, मेरी बात गौर से सुने शाबाश। अगर दो आपके पास यूनिट्स मौजूद है, सपोज करें एमाइनो एसिड यूनिट्स है ना, ये देखें, एमाइनो एसिड प्लस एमाइनो एसिड, ये यूनिट्स है ना, तो इससे डाइपेप्टाइड बन जाएगा ना। तो ये जब पेप्टाइड बनेगा तो इसके दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड बनाना होगा। वो पेप्टाइड बॉन्ड कोवेलेंट इन नेचर है कि नहीं? वो जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, इसको कौन बना रहा है? लाइगेज एंजाइम। अब दूसरी बात, आपके पास एडीपी है, एडेनोसिन 2 फॉस्फेट है, ठीक है, और एक फॉस्फेट बाहर से आ रहा है। जब ये एक फॉस्फेट बाहर से आके इसमें ऐड होगा तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा एटीपी। क्या बनेगा? एटीपी। सो एटीपी बन गया, अब आप इसको कह सकते हैं एटीपी सिंथेसिस। बात ठीक हो गई है? तो जब किसी भी चीज की एडिशन होगी तो लाइज सिंथेसिस वाला, और जब कोई दो चीजें आपस में मिल रहे हैं, सबस्ट्रेट मिल रहा है, इसको आपने क्या कहना है? लाइगेज एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होगा।
क्वेश्चन नंबर, breakdown of sucrose into glucose and fructose need oxidoreductase, transferase, lyase, isomerase. ऑप्शन ई लिखे नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई लिखे नन ऑफ दीज, है ही नहीं इसमें तो। ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, लाइज, आइसोमरेज। करेक्ट ऑप्शन इसमें जरा आप लिख लें, हाइड्रोलेज लिखे और सक्रेज लिखें। अब मुझे चले ऐसे करें, सी में सक्रेज लिखें और डी में हाइड्रोलेज लिखें। अब मुझे करेक्ट ऑप्शन बताएं। सक्रेज, हाँ, दो बातें याद करनी होंगी, स्पेसिफिक एंड। तो पहले किसकी तरफ जाएंगे, तो सक्रोज चूंकि मेंशन है तो इसके लिए सक्रेज, ना हुआ तो एक्चुअली सक्रेज बिलोंग टू हाइड्रोलेज, फिर वो ठीक था। द मोस्ट स्पेसिफिक फैक्टर विच इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या, वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि बाकी से रेट ऑफ रिएक्शन, गेट सही बन का, बाकी से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज डिक्रीज होता है, बाकी से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज डिक्रीज होता है, बट पीएच से क्या होता है, पीएच से कंप्लीट ये इसका जो चार्ज ऑन एक्टिव साइड है वो डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो इसलिए फिर पीएच इज द मोस्ट स्पेसिफिक वन। 44 की तरफ जरा गौर से देखें। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज विद इन स्पेसिफिक लिमिट द रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है लिमिट के अंदर तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर लिमिट क्रॉस कर जाए फिर डीनेचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये जो क्वेश्चन है ये जरा इंपॉर्टेंट एरिया में है। इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 10 डिग्री द रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम, हाँ, बट इसमें भी लिमिट के अंदर, लिमिट के अंदर, हाँ, 40 डिग्री। इफ द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 35 डिग्री, कंसिडर कर रहे हैं, फर्दर इंक्रीज इन 10 डिग्री द रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम, हाँ, एंजाइम तो डीनेचर हो जाएगा। अगर ये 25 होता तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता। क्या है, नहीं जी 40 है, 40 है। वो जो आपके पास ऑप्टिमम टू मैक्सिमम लिखा है ना, वो 37 डिग्री टू 40 डिग्री है। इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें, आपके पास फ़ारेनहाइट में 113 डिग्री फ़ारेनहाइट ये मैक्सिमम है। इससे बात आगे चली जाए तो फिर काम ख़राब हो जाता है। जिस तरह पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल आपकी बुक में है, सपोज इंक्रीज इन टेम्परेचर हुआ है अप टू 102, 100, 100 एंड 102, इस वक्त आपके बॉडी में जो जर्म्स है वो डायरेक्ट किल होते जाएंगे, क्योंकि हाई टेम्परेचर किल द माइक्रोब्स डायरेक्टली। जब इसके लिए आप इसको डिक्रीज करने के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग लेते हैं, हो सकता है वो एंटीपायरेटिक ड्रग इसको डिक्रीज करने की बजाय और क्या कर दे, तो ये पॉजिटिव फीडबैक शो हो रहा है ना। ये अगर 104, 106, 108 यहाँ पे बंदा जो है वो होश खोने बैठ जाएगा। अगर 113 तक बात पहुंच गई तो इसके सेल्स के जो एंजाइम है वो क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे और आखिरकार बंदा दुनिया फानी से रुखसत हो जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके तीसरे दिन फिर मजा आएगा ना, बिरयानी तो फिर तीसरे दिन बनेगी। क्वेश्चन नंबर 47, इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन व्हाट। इसका तरीका मैंने बताया था, याद है कि नहीं, बहुत सिंपल है। टेम्परेचर जितना कम होगा काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो कोल्यूजन कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मुझे बताएं सबस्ट्रेट या एंजाइम किसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो बोथ का ऑप्शन तो ठीक है इसमें, बट सुन ले, दोनों की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज तो कोल्यूजन क्या होगी, इंक्रीज। जितनी कोल्यूजन इंक्रीज होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसलिए टेम्परेचर के इंक्रीज से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। एंजाइम्स ऑफ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कैन वर्क एट, शाबाश, 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये आपके पास पेपर में आ जाए तो आपने यूं करना होगा, मेरी तरफ देखें, इसके लिए 90 to 110 ये नॉर्मल होगा, 90 to 110 ये इसके लिए नॉर्मल है, और अप टू 120 ये सरवाइव कर सकते हैं। फिर जब 120 से और इसको इंक्रीज करेंगे तो ये थर्मोफिलिक भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डीनेचर। दिस इज द रीजन व्हाई स्टेरिलाइजेशन अकर ऑन 121 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि उसमें कोई थर्मोफिलिक बैक्टीरिया और आर्किया भी ना रहे। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट इज अ डैश न्यूक्लियोटाइड,
मोनोन्यूक्लियोटाइड है, एक ही इसमें न्यूक्लियोटाइड यूनिट है। मुझे बताएं इस मोनोन्यूक्लियोटाइड में फास्फोडाइईस्टर 2 होंगे या 3? मोनोन्यूक्लियोटाइड में फास्फोडाइईस्टर 2 होंगे या 3? 0 होंगे। याद कर ले कि फास्फोडाइईस्टर शुरू होता है डाई न्यूक्लियोटाइड से, और 2 न्यूक्लियोटाइड यूनिट जब होते हैं तो बॉन्ड कितने होंगे? 1। और इसी में ईस्टर पर कितने होंगे? ये तो फार्मूला भी है ना, फार्मूला यू होगा, नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मल्टीप्लाई बाय 2 -1 इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ ईस्टर लिंकेज इन अ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। दूसरा फार्मूला ये होगा, नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स -1 इज इक्वल टू फास्फोडाइईस्टर। आपको इस फार्मूले की समझ आई? नहीं आई तो मेरी तरफ देख लें, लिखना छोड़ दें। इधर देखें, ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। इन दोनों के दरमियान यहाँ एक बॉन्ड होगा कि नहीं? मेरी तरफ देखें, चले इसको ऐसे क्लियर करना आसान हो जाएगा। ये बहुत आसान सी बात है। ये मेरे पास फॉस्फेट है इस वक्त, ये ब्लैक डॉट क्या है? फॉस्फेट। इस वक्त फॉस्फेट के साथ कितने ईस्टर बॉन्ड है? तो इसको मैं फास्फोडाइईस्टर कह सकता हूँ? नो, इसको फास्फोडाइईस्टर नहीं कह सकते। अब फॉस्फेट एक ही है, बॉन्ड कितने हैं? 2। एक ही फॉस्फेट 2 ईस्टर बॉन्ड्स में इन्वॉल्व है, इसको क्या कहेंगे? डाइईस्टर। न्यूक्लियोटाइड 2 है ना, इसलिए तो 2 बॉन्ड बने हैं। तो 2 बॉन्ड्स एक फॉस्फेट के अंदर, एक फॉस्फेट अगर 2 बॉन्ड्स में इन्वॉल्व है, इसको क्या कहेंगे? फास्फोडाइईस्टर। तो डाई न्यूक्लियोटाइड में कितने फास्फोडाइईस्टर हैं? 1। अब देखें, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स -1। अगर मैं न्यूक्लियोटाइड 10 करा दूं